जब रियासत शाह नथु खां और इलाके के दीगर मोहसिन हवेली के दूसरे हिस्से में गपशप कर रहे थे, ऐन इसी वक्त दूसरे हिस्से पे हनीफ खां के लिए सजाया गया मुजरा शुरू हो चुका था। ये मुजरा चूंकि हनीफ खान के लिए तरतीब दिया गया था, लिहाजा इसी को मेहमान खुसूसी बनाने की हैसियत दी जा रही थी। जहरा बाई के एक एक बल पर नोटों की बारिश हो रही थी। वो जानबूझकर हनीफ खान पर गिरती चली जा रही थी, जबकि नदीर और फजल शाह हनीफ खान के सर से नोटों के बंडल निछावर कर रहे थे। हनीफ खान के 14 तबक रोशन हो गए थे। उसका बाप खानदानी बदमाश था। वो जानता था कि आग और घी के मिलाप से क्या नताइज बरामद होते हैं। उसने सारी जिंदगी गैर औरत के जिस्म को छूकर नहीं देखा था। उसने हनीफ खान को एक ही बात समझाई थी कि औरत का साथ मर्द को बुज़दिल बना देता है। वो अक्सर कहा करता था, पुत्र जवान बड़ी बड़ी तफ्तीशें काट लेते हैं, लेकिन औरत जात के दाम में फंसने के बाद उनकी जवामर्दी साबुन के झाग की तरह बैठ जाती है। उसे खौफ आने लगता है। सब कुछ छोड़कर वो औरत का हो जाता है। सब कुछ छोड़कर नथु खान ने अपने बेटे को दूध घी में पिलाया था, उसे जवां मर्द बनाया था, उसके रगोपे में कूट कूट कर दलेरी भरी थी। लेकिन हनीफ खान तो आज एक ही झटके में मुंह के बल आन गिरा। उसे आज पहली मर्तबा एहसास हुआ कि उसका चाचा तो उससे सारी जिंदगी झूठ बोलता आया था। औरत का कर्म तो मर्द को दिलेर कर देता है। जहरा बाई के सामने वो खुद को राजा इंद्र बना दुनिया का सबसे बड़ा जवां मर्द समझ रहा था। जब वो बल खाकर रहराती हुई उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उसके गालों पर नदीर मोची और फजल शाह की तरफ से रखे गए नोट उठाते हुए उसके गालों पर हल्की सी चुटकी भरती और उसकी तरफ झुककर अपने गिरेबान की नुमाइश करती, तो हनीफ खां के खून में चिंगारियां छिटकने लगती। उसे अपना अंग अंग मस्ती में डूबता महसूस होता। उसका सीना फूल के 6 इंच और फैल जाता। बाजुओं की मछलियां तड़पने लगती। जहरा बाई को कोई महाराजा पटियाला के दरबार की तवाइफ तो नहीं थी। उसे खतीर रकम देकर यहाँ इस मकसद के लिए बुलाया गया था। जज्बात का धारा मुखालिफ से बह रहा था। उसे भी इल्म था कि अब तो घर का खर्च चलाना, कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बाजार 24 घंटों में 2-3 घंटे के लिए खुलता है और माहौल ऐसा दहशत ज़दा कि तमाशबीन उधर का रुख करते खौफ खाते थे। पुलिस वाले तो यहाँ रात गए होटलों में खाना खाते ग्राहकों को हाँक कर थाने ले जाते थे। वो तमाशबीनों को कहाँ माफ करते। फजल शाह की तरफ से उसे 20,000 रुपये उसके नादो अदा की कीमत नहीं दी गई थी। वजीर मोची ने उसकी माँ से साफ कह दिया था, बीबी ख्याल रखना, रात वहीं गुजारनी है जहरा बाई ने, और हर सूरत ये कारनामा सर अंजाम देना है। शाह साहब का हुक्म है। नजीर मौला तेरा बेड़ा गर्क कर दे, हम खानदानी लोग हैं, हमसे अब ऐसे धंधा भी करवाएगा। दमे की दाई में मरीज अनायत बाई ने कहा, ठीक है बीबी, तेरी मर्जी, ना ले, मैं तो तेरा भला ही कह रहा था। उससे आधी रकम में किसी थिएटर में काम करने वाली को ले जाता हूँ। वो तो पुराने ताल्लुकात की शर्म मार गई। मैं तो तेरे पास, ये कहते हुए उसने उतना चाहा तो बूढ़ी नायिका पर खांसी का दौरा पड़ गया। उसने खांसते खांसते नदीर मोची का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। कमाल हो गई, गुस्से वाली बात क्या हो गई हमसे, ला इधर कर। उसने खांसी रुकने पर कहते हुए झपट कर नदीरे के हाथ से 10,000 रुपए का बंडल खींच लिया और उसे गिनने बैठ गई। नदीरे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए तो 10,000 है। उसने अपने पानदान का ढक्कन उठाकर नोट इसके नीचे रखते हुए कहा, समझा कर बीबी, 10-15 हज़ार तो वहाँ हो जाएंगे। इतनी रकम तो मैं मुजरे के चक्कर में दिलवा दूंगा। अगर फिर भी कोई कसर रह गई तो वो भी निकल जाएगी। नजीरा भी मैदान का मशहूर शहर सवार था। उसने सारी जिंदगी दलाली की कमाई खाई थी। कंजरों की रग रग से उसे आशनाई थी। नजीरा, तुझ पर एतबार कर रही हूँ, बच्ची का ख्याल रखना, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तो वह नाश्ता करते ही से रवाना कर देना, मेरी बात समझ गए ना? इनायत भाई ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बीबी, हमारा तुम्हारा कोई नया साथ तो नहीं, पुराना साथ है और रहना है। एक दूसरे से अगर हम ताबू नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नदीर मोची ने उसकी तरफ देखकर हंसते आदत आंख दबाई थी। जहरा बाई और उसके साजिंदों को वो अपने साथ ही शाह साहब की पजीरो जीप में लेकर आया था। जहरा को उसकी माँ ने सारी बात समझा दी थी। अब नदीर मोची ने उसके शिकार की निशानदही करनी थी। जहरा बाई ने जब पहली नजर में अपने शिकार को देखा तो उसे हनीफ खां पर रहम भी आया था कि अब तक संभाल संभाल कर रखी उसकी जवानी कोड़ियों के मोल बिकने जा रही थी। लेकिन रहम करना उसके पेशे की तौहीन के मुतरादिफ था। उसने अपने काम की कीमत वसूल कर ली थी और अब हर सूरत ये खुशगवार फरीजा अंजाम देना था। वो जानती थी कि फजल शाह और रियासत शाह की मकामी सियासत पर कितनी मजबूत गिरफ्त है, और जब भी इन पर कोई बुरा वक्त आता था तो यही लोग उनकी मदद को आते थे। मकामी थाने कचहरी से निपटना इसके बस की बात नहीं थी। वो तो शाह साहब का खसूसी करम था कि इसका कोठा अभी तक पुलिस वालों की दस्तबुस से महफूज था, और बाजार की दूसरी तवाइफों के बरक्स वो थाने में सिर्फ महाना पहुंचाया करती थी। वरना तो हर दूसरे तीसरे रोज थानेदारों की तरफ से कोई न कोई फरमाइश होती रहती थी, और इस कमबख्त थाने में कोई एक थानेदार तो नहीं था। यहाँ तो मुझे 5-6 मोटे मोटे थानेदार थे, और एक से बढ़कर एक तमाशबीन जिनकी फरमाइश शैतान की आंत की तरह बढ़ती चली जाती थी। अनायती के लिए यूं भी अब ये कोई मसला नहीं रहा था। गुज़श्ता 2 साल में इसने करीबन 8 मरतबा जहर बाई की नत को रस्म अदा कर ली थी।
और इसके जरिए इतने पैसे कमा चुकी थी कि इसे 3 मकान या के बाद दीगरे खरीदे थे और इनका किराया भी कुछ कम नहीं था। रात एक पहर ढल रही थी जब जहरा बाई ने नदीर मोची को आंख से इशारा किया, जिसका मतलब वह बखूबी समझता था। जहरा बाई ने इसे सिग्नल दे दिया था कि शिकार काबू आ चुका है और अब वो किसी भी लम्हे इस मुर्गे को ज़िबा कर सकती है। सारे साजिंदे बड़ी होशियारी से एक एक करके सिलक गए थे। अब वहाँ जहरा बाई, फजल शाह, नदीर और हनीफ खां ही रह गए थे। जहरा बाई ने इस दरमियान हनीफ खां को इस अंदाज से अपना आप दिखाया था कि इसकी दाल बेसाख्ता टपकने लगी थी। नदीर, कुछ पानी धानी का बंदोबस्त करो, हनीफ खां हमारा मेहमान है, मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी ना रह जाए। फजल शाह ने इसकी तरफ देख कर कहा, जो हुक्म शारी। नदीर मोची उठकर खड़ा हो गया और इस अलमारी की तरफ चल दिया जिसमें अंगूर की पेटी रखी हुई थी। इसके इस्तेमाल का वक्त यही था। अपनी जगह से उठने से पहले उसने जहरा बाई को आंख का इशारा कर दिया था, जो अब हनीफ से इस तरह चिमट कर बैठ गई थी कि हनीफ खां के होश खर्च कर दिए थे। नदीर मोची ने शराब का गिलास खुद तैयार किया और हनीफ खां का गिलास भी उसने खुद तैयार किया। उसके बाद उस गिलास को जहरा बाई को थमा दिया, जिसने कमाल होशियारी से हनीफ खां की ना करने के बावजूद गिलास उसके होंठों से लगा दिया। उसने दर्जनों मरतबा अपने बाप के साथ सरहद अबूर की थी। सांसों के साथ वो लोग स्मगलिंग का धंधा करते थे, जिनके हर घर में गैर कानूनी शराब तैयार की जाती थी। लेकिन क्या मजाल जो आज तक इसने इसे छू कर भी देखा हो, या तो मामला ही मुख्तलिफ हो गया था। देखते ही देखते जहरा बाई ने पूरा पैग उसके हलक में उतार दिया, जिसने रही से ही कसर भी पूरी करके जल्दी पर तेल का काम कर दिया। हनीफ खां को अपने वजूद में खून की जगह सरूर और बिसात की लहरें दौड़ती दिखाई देने लगी थी। मुझे तो नींद आ रही है, मैं चलूं, ये कहते हुए मंसूबे के मुताबिक फजल शाह उठकर खड़ा हो गया। फातिहाना मुस्कुराहट इसके चेहरे पर घरी मूंछों के नीचे जम कर रह गई थी। ये कहते हुए मंसूबे के मुताबिक फजल शाह उठकर खड़ा हो गया। फातिहाना मुस्कुराहट उसके चेहरे पर घनी मूंछों के नीचे जम गई थी। नदीर मोची ने उसके लिए बाकी बड़ा मार्का मार लिया था, जो उसके ताक़ुब में अब खुद भी बाहर आ गया था। वाह नदीर, कमाल कर दिया तूने, खुश कर दिया है मुझे, बल्ले बल्ले। फजल शाह ने उसके कमर पर हाथ मारते हुए कहा, शाहजी आपके नमकख्वार हैं, आपके हुक्म पर आसमान से तारे तोड़ कर ला सकते हैं, ये तो कोई काम ही नहीं था। नज़ीर ने असील मुर्ग की तरह गर्दन फैलाई थी। दोनों आराम करने के लिए हवेली के दूसरे हिस्से में चले गए। अब इस कमरे में हनीफ खां, जहरा बाई और शैतान बाकी रह गया था। शराब और शबाब के नशे में मदहोश हनीफ खां को उसने सहारा देकर आरामदेह पलंग पर लेटाया और खुद इसके पहलू में लेट गई। उसके बाद क्या हुआ, हनीफ खां को कुछ समझ नहीं आ सकी। वो खुद दुनिया माफिया से बेखबर ऐश और निशात के ऐसे ऐसे जहानों की सैर पर निकल गया था, जिनका तसव्वुर उसने जीते जी कभी नहीं किया था। जहरा बाई ने फजल शाह का हक नमक जरूरत से ज़्यादा ही अदा कर दिया था। उसे भी मुद्दतों बाद हनीफ जैसा जवान मर्द मुयस्सर आया था। हनीफ खां को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि रात आलम मदहोशी में उसने वो कुछ कर दिया जिससे उसके बाप ने सारी जिंदगी उसे दूर रखा था। नतू खां ने हनीफे को कुंवारी लड़कियों की तरह अपने बदन संभाल कर रखने की तलकीन की थी। उसने जिंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया था कि उसका बेटा यूं एक मामूली सी तवाइज के हाथों अपनी असमत लुटा बैठेगा। हनीफ खां को एहसास था कि जिस गुनाह का इर्तिकाब उससे हो गया है, अगर इसकी भिनक भी उसके बाप के कानों तक पहुंच गई तो इसे गोली मारकर खुदकुशी कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपना बदन फूल की तरह हल्का फुल्का दिखाई देने लगा था। वो खुद को अभी तक फिजा में तैरता महसूस कर रहा था। कमरे के एक कोने में जहरा बाई सोफे पर टेक टिकाए बैठी थी। उसे उठते देखकर वो हनीफ खां के नजदीक आकर बैठ गई। अब मुझे अकेली न छोड़ना, अगर मर्द हो तो आज की रात को जरूर याद रखना। उसने इस अंदाज से हनीफ खां को कहा था कि बैक पर तो उसकी मर्दानगी और मोहब्बत को चैलेंज कर दिया था। हनीफ खां ने गर्दन झुका ली। जहरा बाई ने इस मौके को गनीमत जाना और उसे लिपट गई। हनीफे, शहर में मुझसे मिलने आओगे? उसने अचानक इस पर अपना बोझ डालते हुए कहा। हाँ आऊंगा। हनीफ खां के लिए सिवाय हाँ के और कोई चारा बाकी नहीं था। शैतान ने पहली ही रात इसके अंदर बड़ा मजबूत मोर्चा जमा लिया था। मर्दों वाला वादा करना। जहरा बाई ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम बार बार मेरी मर्दानगी को क्यों आजमा रही हो? कह दिया ना कि मैं जरूर आऊंगा। हनीफ खां ने चिढ़कर कहा। हनीफे, तुम तो बुरा मान गए, दरअसल हम बुरे लोग हैं हनीफे, लेकिन हमारे सीने में भी दिल होता है। हनीफ खां में गाने वाली तवाइफ हूँ, पेशेवर औरत नहीं, मौला हुसैन की कसम है। इसकी आवाज़ भर आ गई और उसने बाकायदा तस्सु बहाना शुरू कर दी। हनीफ खां को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर जोर से भीग दिया हो। रोती हुई तवाइफ के आंसू उसकी मर्दानगी को पिघलाने के लिए काफ़ी थे। जहरा, खुदा के लिए चुप हो जाओ, मेरी ज़बान पर एतबार करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। उसे अब तवाइफ से मोहब्बत होने लगी थी। हनीफ खां, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। तुम नदीर मोची को एतमाद में ले लेना, उसका आना जाना हमारे यहाँ रहता है। लेकिन याद रखना हनीफ खां, अगर शाहजी को इल्म हुआ कि मैं तुम्हारे साथ तो मुझे गोली मार देंगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे शाहजी की ऐसी की तैसी। उसने फजल शाह को गाली देते हुए कहा। उसकी जरूरत नहीं कि तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी देख सके।
जहरा बेफिक्र रहना, मैं फजल शाह की। नहीं नहीं हनीफे, खुदा के लिए ऐसा कुछ कभी नहीं सोचना। उसने हनीफ खां की बात काटते हुए कहा, हनीफे अगर तुम मेरा साथ दो तो मुझे किसी बात का डर नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन मेरी इल्तजा है कि फजल शाह से बनाए रखना। उसके बहुत लंबे हाथ हैं, वो मुमकिन है ताकत में तुम्हारा मुकाबला ना कर सके, लेकिन सियासत में इसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनीफे अगर तुमने फजल शाह से दोस्ती कायम कर ली तो सारी जिंदगी सुख के साथ गुजरेगी, मेरी भी और तुम्हारी भी। हनीफे मेरे साथ वादा करो कि तुम फजल शाह से कभी नहीं बिगाड़ोगे। उसने बेवकूफ़ नौजवान से दूसरा वादा भी ले लिया। जहरा भी इनायत बाई की बेटी थी। 7 पुश्तों से वो लोग यही पेशा करते आ रहे थे। मर्द को आंखों में तोलना और उसका सही सही मोल लगाना उसने बखूबी सीखा था। उसने अंदाजा कर लिया था कि हनीफ खां की शक्ल में उसे मुस्तकबिल का एक मजबूत सहारा मिल गया है। ऐसे बेवकूफ़ और मालदार बहादुरों की इससे ज़्यादा ज़रूरत और किसे हो सकती थी। अगर ये शख्स फजल शाह की कमजोरी बन जाता तो भी जहरा बाई उसे अपनी कमजोरी बनाकर फजल शाह के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। उसने बजाय फजल शाह के हाथों में खेलने के उसे खुद अपने हाथों में खिलाने का मंसूबा भी बना लिया था। उसके पास हनीफ खां को देने के लिए बहुत कुछ था। उसने पहली ही रात हनीफ खां को जकड़ लिया था और मुस्तकबिल में इस जकड़ को मुस्तकिल करने के लिए वो फजल शाह की कमजोरी भी बन सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती। उसने 15-20 मिनट की गुफ्तगू में ही हनीफ खां को बांध कर रख दिया था और अब उसके अंदर मौजूद तरबियत याफ्ता तवाइफ ने उसे यकीन दिला दिया था कि ये पंछी उसके जाल में फंस चुका है। हुसन के मजबूत पिंजरे में बांध कर उसे वो जब चाहती अपनी मर्जी से चूरी खिलाकर अपनी मर्जी की बोली बोलने पर मजबूर कर सकती थी। अचानक ही दरवाजा खटखटाने की आवाज ने दोनों को चौंका दिया।